way. Tata Cement, the ultimate strength. मोस्ट वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ थट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो जहां से फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था वहीं से सेकंड पार्ट के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमारा पीएसएक्स का ग्रुप, न्यूज़ एंड अपडेट्स का ग्रुप, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग तमाम न्यूज़ एंड अपडेट्स को बिल्कुल फ्री हासिल करने के लिए। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं उस ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए, जो कि प्रीमियम है, जिसके कोई 2000 5000 चार्जेस नहीं, जस्ट ओनली 500 पर मंथ चार्जेस हैं, जो कि आपकी एक छोटी सी ट्रेड से भी निकल आएंगे। ये तो आपको भी अंदाजा है। हम फंडामेंटल्स के मेन पार्ट पर आते हैं, मतलब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिटेल से देखते हैं कि इस कंपनी का ओवरव्यू क्या है, इस कंपनी की असल पिक्चर क्या है। तो बात आ गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो ये अब हम आए हैं अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। अब अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है कि ये कौन जो कंपनी है इसकी अकेले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब इसकी जो सब्सिडीज़ हैं उनके जो प्रॉफिट्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस कंपनी के अकेले की ये जो स्टेटमेंट्स अभी हमारे पास हैं, तो अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट है इस कंपनी की अकेले की। अब इसके जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो अगर हम देखें तो इसके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2023 से, चूँकि हमने लास्ट 6 ईयर्स की ग्लैंस में देख लिया था, जो कि इन्होंने एक एट अ ग्लैंस दिया था हमें कि एक झलक दिखाई थी। तो उसमें हमने देख लिया था 2023 से 2024 में जो इनके जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स वो थे, वो 2023 से 24 में इंक्रीज़ हुए थे। लेकिन 2019 से देखें तो 2019 से 2023 में थोड़े ही इंक्रीज़ हुए। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ हम बाकी चीज़ें देख लें, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है सब्सिडीज़ में, इसी तरह लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं या ग्रेजुटी एसेट्स हैं, ये सब चीज़ें देखें तो ओवरऑल जो नॉन करंट एसेट्स हमारे पास बनते हैं, जो 2023 में थे वो 2.1 अरब के थे, जो कि इंक्रीज़ होकर 2024 में 2.55 अरब तक आ गए। तो नॉन करंट एसेट्स में बेसिकली 2023 की निस्बत 2024 में थोड़ा सा इंक्रीज़ देखा गया। इसी तरह अगर हम करंट एसेट्स की बात करें, जिसमें कि स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स वगैरह या स्टॉक एंड ट्रेड, ट्रेड डेट्स वगैरह आ जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें, जो कि 1 साल में ही मतलब कन्वर्ट होनी होती हैं कैश में। तो ये जो इनका जो करंट एसेट्स हैं टोटल, वो देखें तो वो तकरीबन 2.5 अरब से इंक्रीज़ होकर 5.0 अरब तक, मतलब 5 अरब तक आ गए 2024 में। तो 2023 की निस्बत 2024 में जो करंट एसेट्स हैं वो तकरीबन डबल हो गए। और अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स 2023 के जो थे वो 4.7 अरब थे, जो कि इंक्रीज़ होकर 2024 में 7.6 अरब तक आए। तो यहाँ पर जो 2023 की निस्बत 2024 के जो एसेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि इनके करंट एसेट्स ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो अब यहाँ पर चूँकि एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं और इसी तरह अगर हम लायबिलिटीज़ देखेंगे वो किस परसेंटेज से इंक्रीज़ हुए हैं, चूँकि यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं तो ये एक अच्छा साइन है। और इसी तरह ही हम नीचे आ जाएँ, नीचे आकर बाकी इनके जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ की डिटेल को देखें, तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ बेसिकली कंपनी की 0.30 अरब से 0.37 अरब तक आई, जो कि मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि कंपनी के जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो थोड़े इंक्रीज़ हुए, लेकिन इसी तरह जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ नहीं हुई। और करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो ओवरऑल में बेसिकली 1.4 अरब की जो करंट लायबिलिटीज़ थी, जो कि इंक्रीज़ होकर 3.04 अरब तक आई, मतलब यहाँ भी 50% का इंक्रीज़ देखा गया। तो करंट एसेट्स में भी 50% का ऑलमोस्ट इंक्रीज़ देखा गया, तो यहाँ पर भी देखा गया। तो यहाँ पर कोई एक बुरी चीज़ नहीं है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज़ मतलब इतनी इंक्रीज़ हुई हैं। जिस तरह कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है, तो इसी तरह ही कंपनी के एसेट्स और कंपनी की लायबिलिटीज़ वो भी इंक्रीज़ होती जाती हैं, जो कि ये भी लायबिलिटीज़ वो हैं जो कि 1 साल के अंदर-अंदर कन्वर्ट हो जानी है। अब यहाँ पर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, अब यहाँ पर बेसिकली इक्विटी की हमने बात नहीं की। अब इक्विटी की भी देख लें तो टोटल इक्विटी एंड टोटल नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज़ का ओवरऑल देख लें, तो ये बेसिकली बनता है तकरीबन 4.74 अरब जो लायबिलिटीज़ है वो इक्विटीज़ हैं, और 2023 से इंक्रीज़ हुई 2024 में 7.6 अरब तक। तो ये टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ को कंपेयर करें टोटल एसेट्स के साथ, तो इनका जो कंपैरिजन है वो तकरीबन सेम ही रहा है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चले जाएँ, जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली जो अर्निंग पर शेयर है वो हमारे पास वो ऑलरेडी डिस्कस है। तो यहाँ पर इसकी जो सेल्स देखें 2023 की निस्बत 2024 में सेल्स इंक्रीज़ हुई, और इसके जो एक्सपेंसेस थे, जो एक्साइज़ ड्यूटीज़ वगैरह थी, वो देखें वो 2023 से 2024 में इंक्रीज़ हुई। चूँकि सेल्स इंक्रीज़ हुई तो ये ऑब्वियसली इनके जो एक्सपेंसेस है वो भी इंक्रीज़ होने थे। अब चूँकि उनके एक्सपेंसेस में काफ़ी एफिशिएंसी देखी गई थी, तो इसलिए इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए थे। तो अब यहाँ पर ये इसकी जो स्टेटमेंट है,
अब यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी मेंशन है, जो कि इनका प्रॉफिट 2023 से 2024 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो अब यही स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि 2023 से 2024 की जो प्रॉफिट्स हैं या सेल्स हैं उसमें क्या डिफरेंस था। अब यहाँ पर थोड़े से पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिकली 4.98 अरब के एक्सपेंसेस आए थे, जो कि 5.35 तक चले गए, जो कि ये तकरीबन नॉर्मल ही है कि कंपनी की सेल्स इंक्रीज थोड़ी हुई तो इसी तरह उनके जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो गए। और इसी तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो कंपनी की इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा आई, और इसी तरह अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताती है। और ये इसी तरह अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें जो कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम है। अब कम्प्रीहेंसिव इनकम में भी बेसिकली मतलब प्रॉफिट उसको ओवरऑल जो देखा जाता है वो टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम ऑफ द ईयर, जो कि मतलब आपकी जो टैक्सेस वगैरह हैं वो इंक्लूड करके और एक्सक्लूडिंग करके ये आपके पास स्टेटमेंट अपने जो फाइनेंशियल्स है वो बताती है। तो ये अब हमारे पास आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब यही बेसिकली अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है कैश फ्लो की। तो मतलब ये कंपनी की अकेली की है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जिससे मैं अपनी वीडियोस में बताता जाता हूँ कि हर इंडस्ट्री की, नॉट हर कंपनी की, हर इंडस्ट्री की जो कैश जो स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हो या इसी तरह से बैलेंस शीट हो, तो वो उन हर कंपनी का जो हर सेक्टर होता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी आ जाती है। अब जिस तरह हम लोगों ने पिछली जो 4-5 जो कंपनीज़ वो एनालाइज़ की हैं, अब उनमें जो स्टेटमेंट्स थी, वो तकरीबन सेम ही थी। बस एक आधा थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस था। लेकिन अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ पर बेसिकली कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर बस इन्होंने थोड़ा-सा डिटेल मेंशन की हुई है साथ। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें, जो कि 2023-24 की इन्होंने डिटेल मेंशन की हुई है। अब यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी ऐड किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने जो एडजस्टमेंट इनकम है या एक्सपेंसेस है उनको ऐड किया हुआ है। जो कि डिप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और आगे जो डिप्रिसिएशंस वगैरह हैं, वो इन्होंने ऐड की हुई हैं। और इसी तरह अगर नीचे आप देखें, तो कैश फ्लो जो है इन्होंने बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को भी मेंशन किया, मतलब कि इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, के इंक्रीज या डिक्रीज करंट एसेट्स में हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो हमने ऑलरेडी देखा। लेकिन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने देखा यहाँ पर, वो बेसिकली जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ करंट एसेट्स में, वो इंक्रीज ही है 2024 में, लेकिन 2023 में डिक्रीज था यहाँ पर कैश फ्लो का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो मतलब कि कंपनी के अंदर कैश आया था जो नॉन करंट एसेट्स की वजह से। तो यहाँ पर ये मेंशन है। तो 2023 में जो करंट एसेट्स थे, उनकी जो अमाउंट है वो कंपनी से बाहर गई थी। चूँकि ब्रैकेट में जो होती है वो कंपनी से बाहर जाने वाला पैसा होता है, मतलब कि कंपनी का आउटफ्लो होता है। इनफ्लो वो होता है जो कि ब्रैकेट के बगैर लिखा जाता है, और वो इनफ्लो का मतलब है कि मतलब जो कंपनी में पैसा आया है। उसी तरह डिक्रीज और इन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ में देख लो कि 2023 में ये माइनस में थी, लेकिन 2024 में कंपनी के अंदर जो है इनका जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ का जो पैसा थोड़ा बहुत आया। अब इसी तरह कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस वगैरह की आगे डिटेल बताई, जो कि फाइनेंस कॉस्ट, इसी तरह ग्रेजुटी पेड है, और इसी तरह बाकी जो पॉइंट्स हैं। अगर इसकी हम नेट कैश देखें जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ओवरऑल देख लें इस पॉइंट को, तो ओवरऑल में बेसिकली 2023 में जो कैश जनरेट किया था उन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो था 0.15 अरब, और जो कि इंक्रीज होकर 2024 में 4.0 अरब तक आया। और यहाँ तक जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो है कंपनी का, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ 2023 से 24 की निस्बत। तो इसी तरह ही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें आ जाती हैं जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हो, या कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है उससे कोई प्रॉफिट आया हो, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की जो ओवरऑल पोर्शन होता है ये। तो इसको देख लें तो ये भी तकरीबन अभी ये 2024 में कंपनी का आउटफ्लो है, मतलब ये कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अब कहाँ की हैं, ये भी इन्होंने मेंशन है कि एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्होंने एडिशन की, इन्होंने एक्सपेंस किया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की अपने ही अंदर। और इसी तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन्होंने की, जो कि तकरीबन 0.96 अरब की थी। अभी इन्होंने शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट भी की और अपने अंदर ही कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में, तो ये इन्वेस्टमेंट है कंपनी की। तो 2023 में कंपनी को इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा रिसीव हुआ था, जो कि 0.28 अरब था, लेकिन 2024 में कंपनी का जो 1.42 अरब कंपनी का एक्सपेंस आ गया इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, कि कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, कंपनी से पैसा बाहर गया। अब इसी तरह ही कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को देख लो, जो भी फाइनेंस की एक्टिविटीज़ वगैरह हुई कंपनी की, तो ये आगे उसकी डिटेल है कि ये तो एक्सपेंसेस ही हैं, तो ये एक्सपेंसेस 2023 की निस्बत 2024 में काफ़ी इंक्रीज़ हुए थे। अब बायबैक ऑफ शेयर्स पे इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है। तो 2024 में इनका जो वो पैसा इंक्लूड हुआ। अब इसी तरह इनका कैश देख लें कि 2023 में जो इनको मिला, और 2023 में जो इन्होंने कैश छोड़ा वो ऑटोमेटिकली 2024 में आ जाना था, और 2024 के एंड पे इन्होंने जो कैश छोड़ा
वो कितना था। तो ये वैल्यू सारी आपके सामने है। तो यहाँ पर जो 2024 की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है। तो अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स भी ऐड हैं, जो कि हम लोग इसको सिर्फ एक नज़र डाल देते हैं कि जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो कंपनी के जो इंक्रीज़ हुए, लेकिन वो थोड़े से ही इंक्रीज़ हुए, जो कि तकरीबन 5 से 8% इंक्रीज़ नज़र आता है। और इसी तरह जो करंट एसेट्स हैं उनमें भी थोड़ा सा इंक्रीज़ देखा गया, जो कि 3.8 अरब से इंक्रीज़ होकर 5.7 अरब तक आए। और जो टोटल एसेट्स है कंपनी के वो ओवरऑल इंक्रीज़ नज़र आया हमें। और इसी तरह अगर हम लायबिलिटीज़ वगैरह की बात करें तो टोटल लायबिलिटीज़ जो इक्विटी जो कंपनी की रही वो बेसिकली 7.6 अरब से इंक्रीज़ होकर 9.83 अरब तक आई। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो लायबिलिटीज़ वगैरह है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई, बल्कि जो इक्विटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। तो इक्विटी इंक्रीज़ होना कोई परेशानी की बात नहीं होती। अब यहाँ पर इसी तरह बाकी स्टेटमेंट्स वगैरह भी ऐड हैं, जो कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो यहाँ पर इसने अर्निंग पर शेयर अपनी ओवरऑल बताई है कि जो 2023 में 3.11 थी, जो कि इंक्रीज होकर 13.97 तक आई। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो थट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड है उसने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया था अकेले में। तो उसकी अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़्यादा थी। और इसको कंसोलिडेट करके जो इन्होंने अपनी सब्सिडीज़ वगैरह की जो सेल्स वगैरह उसको अटैच किया है, तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो डिक्रीज़ हैं। मतलब यहाँ पर अर्निंग पर शेयर थोड़ी कम है। वो इसी वजह से कम है कि थट्टा सीमेंट की परफॉर्मेंस तो आउट क्लास थी, लेकिन उसकी जो सब्सिडीज़ थी उनकी उतनी ज़्यादा सेल्स नहीं रही, तो उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। उसकी वजह से जो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर ये थोड़ी डिक्रीज़ है। तो यहाँ से आपने परेशानी होना कि स्टार्ट में जो 16 पॉइंट कुछ थी, अब यहाँ पे 13 पॉइंट आ गई। तो ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है। तो ये कम्प्रिहेंसिव इनकम है। कम्प्रिहेंसिव इनकम में भी यही चीज़ देखी जा सकती है, जो कि कंसोलिडेट में काफ़ी है। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में अगर हम तीनों मेन पॉइंट्स को देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में बेसिकली काफ़ी इंक्रीज़ देखा गया, और इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी इंक्रीज़ है, जो कि इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ये वही इंक्रीज़ है जो कि टाटा सीमेंट कंपनी ने खुद ही किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा जो हाथ है, वो थट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड का ही है। और इसकी जो सब्सिडीज़ है उनका ज़्यादा हाथ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडिशन उनकी भी है, ऐड है यहाँ पे। अब इसी तरह ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के एक्सपेंसेस वगैरह ऐड हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन पॉइंट है, जो कि है कैपेसिटी एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ये कंपनी की 2023 की कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन क्या थी और 2024 की क्या थी, ये हम देखते हैं। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है क्लिंकर की पर टन के हिसाब से, वो 2023 में 6,60,000 थी, जो कि 2024 में सेम ही रही। इनमें इन्होंने कोई ज़्यादा इंक्रीज़ मतलब इंक्रीज़ ज़रा भी नहीं किया। तो मतलब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तो ये इन्होंने मतलब कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं किया, जिस तरह कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी मेंशन किया था, बताया था, और यहाँ पर भी अगेन बता रहा हूँ कि ये इनका कोई एक्सपेंशन का मोड नहीं है अभी। तो ना ही इन्होंने एक्सपेंशन वगैरह यहाँ पर कोई की। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है क्लिंकर की वो 6,60,000 है, जो कि 2023 में और 24 में सेम थी। लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 2023 में तकरीबन 4,44,000 टन जो है क्लिंकर की प्रोडक्शन हुई, जो कि 2024 में थोड़ी डिक्रीज़ रही क्लिंकर की प्रोडक्शन, जो कि 4,23,000 टन थी। और इसी तरह प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें सीमेंट की, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है सीमेंट की वो है 6,93,000 टन। तो 2024 में भी सेम ही रही, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इन्होंने इंक्रीज़ नहीं की, वो स्टेबल ही रही है। तो इसी तरह जो एक्चुअल कैपेसिटी थी प्रोडक्शन की, वो 2023 में 4,41,000 आई, जो कि सीमेंट की इंक्रीज़ होकर 2024 में 5,29,000 टन के हिसाब से इनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई। अब यहाँ पर 2023 से 2024 में देखें तो क्लिंकर की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ मतलब कि जो डिमांड है वो इंक्रीज़ नहीं हुई थी। लेकिन जो सीमेंट की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सबकी सेम ही रही है 2024 और 23 की निस्बत। और इसी तरह ही बाकी चीज़ें देख लें कि ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो यूटिलाइज़ करते हैं क्लिंकर की ड्यूरिंग द ईयर हैज़ रिमेन्ड एट 64.17%, मतलब कि 64.17% जो 2024 की कैपेसिटी इन्होंने अवेल की, मतलब कि इन्होंने कैपेसिटी को अवेल किया, जो कि 2023 में इन्होंने ये कैपेसिटी यूज़ की थी 67.29%। तो मतलब 2023 की निस्बत 2024 में क्लिंकर की कैपेसिटी ऑफ यूज़ ऑफ दिस कंपनी बहुत कम आई, मतलब तकरीबन 3% कम आई। और यहाँ पर सीमेंट को देखा जाए, सीमेंट पे बेसिकली बताते हैं कि जो सीमेंट है फ्रॉम क्लिंकर इस प्रोड्यूस, मतलब कि क्लिंकर से ही ये प्रोड्यूस होता है, और ये मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कि इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करके रखा नहीं जाता। और इसे टाटा सीमेंट कंपनी लिमिटेड जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अपनी बताते हैं, और टोटल आउटपुट किलोवाट के हिसाब से बताते हैं, और लोड फैक्टर भी बता रहे हैं। और लोड फैक्टर भी कंपनी का 2023 की निस्बत जो 2024 में इंक्रीज़ हुआ, और टोटल आउटपुट किलोवाट आवर के हिसाब से जो 2023 में था वो 30 अरब था, सॉरी, जो कि बढ़कर 50 अरब तक आया। और इसी तरह ही इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है कंपनी की वो 202 अरब 2023 में थी, जो कि 2024 में भी 202 अरब के हिसाब से ही रही, कि इनमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं आई। अब यहाँ पे बेसिकली जो मैं चीज़ ढूँढ रहा था वो मुझे मिल गई, जो कि है एक्सपोर्ट्स। कि एक्सपोर्ट्स में नाम तो आया कंपनी का कि कंपनी एक्सपोर्ट्स वगैरह कर रही है, या कंपनी का मतलब एक्सपोर्ट्स में नाम है।
तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स देखें तो सही, तो एक्चुअल में है क्या, जो कि इन्होंने मेंशन किया ऑन अ मोर पॉजिटिव नोट। जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है सीमेंट सेक्टर की, अभी नोट इन दिस कंपनी द एक्सपीरियंस सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देखा गया है। एक्सपोर्ट डिस्पैचेस सर्च बाय इम्प्रेसिव से 55.71%, कि मतलब 55.71% इनका इंक्रीज देखा गया है। अब यहाँ पर जो क्लिम्बिंग है, मतलब कि जो इनकी ऊंचाई है, जो इनका इंक्रीज है 4.56 मिलियन टन से इंक्रीज होकर प्रीवियस ईयर से लेकर, जो कि अब के ईयर में 7.11 मिलियन टन्स पर आ चुका है, जो कि जून 2024 के साल तक है। मतलब कि 2023 में 4.56 मिलियन टन्स इनकी जो एक्सपोर्ट्स थी, जो कि सीमेंट सेक्टर की इंक्रीज होकर 7.11 मिलियन टन्स पर आ गई, जो कि 2024 के साल तक थी। अब दिस शार्प इंक्रीज इन एक्सपोर्ट रिफ्लेक्ट्स द सेक्टर्स ग्रोइंग प्रेजेंस। अब ये जो सेक्टर की परफॉर्मेंस है, ये शो कर रही है कि ये अब एक बहुत ग्रोइंग जो सेक्टर है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी परफॉर्म कर रहा है, और इसकी एबिलिटी है कैपिटलाइज करने की, किसको, एक्सटर्नल डिमांड डिस्पाइट द चैलेंजेस फेस्ड डोमेस्टिकली। मतलब कि जो डोमेस्टिकली इनको चैलेंजेस फेस हुए हैं, उसके बावजूद जो है ये सीमेंट इंडस्ट्री ये इतना पोटेंशियल रखती है कि ये एक्सपोर्ट कर सके। अब ये एक्सपोर्ट्स की बात तो आ गई, इन्होंने पहला तो मेंशन किया, लेकिन यहाँ पर कंपनी के एक्सपोर्ट्स की बात कहाँ गई, कि कंपनी ने कितनी एक्सपोर्ट्स की, हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल सर्च में है बेसिकली 4 ही टाइटल आए, कि मतलब 4 बड़ी हैं एक्सपोर्ट के इस पूरी की पूरी एनुअल रिपोर्ट में। अब 3 तो इसी पैराग्राफ में आ गए थे। अब अगर मैं फोर्थ वन आपको बताऊं, जो कि फोर्थ वन हमारा है जो एक्सपोर्ट का, अब वो आ गया है जी यहाँ पर। अब इसको मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं, तो ये जो जियोग्राफिकल सेगमेंट एनालिसिस है, अब ये 30 जून 2024 के एंड तक है। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है वो सब तो बेसिकली बिल्कुल ही ब्लैंक है। तो यहाँ पर जो लोकल सेगमेंट है वही सारा कुछ है। यहाँ लोकल सेगमेंट से जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, जो टोटल एसेट्स थे, नेट एसेट्स थे, इसी तरह 30 जून 2023 तक जो इनका रेवेन्यू, टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स थे, वो यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर मतलब 23 में या 24 में, दोनों में से किसी साल में भी कंपनी की एक्सपोर्ट्स नहीं हुई। तो अब हमने बेसिकली एक्सपोर्ट्स के जो रीजन्स देखे थे हमने कंपनी की खुद की प्रोफाइल में। तो कंपनी की प्रोफाइल में रीजन्स थे कि श्रीलंका, इंडिया, मिडल ईस्ट और इसी तरह कुछ कंट्रीज थी, जो कि इनके एक्सपोर्ट्स वहाँ पर जा रही थी। लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट्स का कोई भी मेंशन नहीं है इसकी एनुअल रिपोर्ट में। तो एक्सपोर्ट्स मतलब 2023 में भी कोई नहीं है, 2024 में भी कोई नहीं। तो जिनकी जो इनकी टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन थी, वो सारी की सारी लोकल बेस्ड थी, लोकली ही उनको जो सेल आउट किया गया, लोकली सारी जैसे सारी रेवेन्यू जनरेट हुए, उनकी लोकली सारी सेल्स थी। एक्सपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं था, और इसी तरह एनुअल रिपोर्ट में भी कोई नामो निशान नहीं है। तो चूंकि एनुअल रिपोर्ट ही सबसे अच्छी होती है और सबसे बेस्ट होती है, जो कि कोई भी कंपनी अपनी इस एनुअल रिपोर्ट में झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो सारे ऑडिटर्स वगैरह सब कुछ साथ होते हैं, तो वो सब कुछ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी सारे जो इदारे हैं वो इनको ऑपरेट कर रहे थे, वो इनको देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का बिल्कुल भी नामो निशान मुझे तो नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी गलत बयानी मतलब दो हो चुके, वो उन्होंने वेबसाइट ही अपनी जो है अपडेट नहीं की होगी, जो कि 2023 से पहले पहले की होगी। तो वहाँ पर एक्सपोर्ट हो सकती है, लेकिन 2023-24 में कोई एक्सपोर्ट नहीं है। तो इन फंडामेंटल्स के बाद अब हम कंपनी के अकॉर्डिंग तमाम अपडेट्स को देखते हैं, कि कंपनी के अकॉर्डिंग क्या क्या अपडेट्स हैं, कंपनी फ्यूचर को लेकर कैसी दिख रही है। तो अब बात है न्यूज़ एंड अपडेट्स की। तो बेसिकली एज सच कोई न्यूज़ या अपडेट इस कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं है। अब यहाँ पर हाँ एक ही न्यूज़ है, जो कि मैंने पहले ही कवर कर दी थी, कि ये जो इनकी सोलर कैपेसिटी है, अब वो इसको इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। वो कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये मतलब कहाँ तक जा सकता है, और उसके आगे कितनी चांसेस हैं आगे ग्रो करने के, वो इन सब जो अपडेट्स हैं, इनका उस कंपनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, और वो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा, तो फर्स्ट पार्ट जाकर आप देख कर अपने इस कंपनी के एनालिसिस को कंप्लीट कर सकते हैं, कि आपको कंप्लीटली पता चले कि ये कंपनी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो ले जी, अब बारी है टेक्निकल एनालिसिस की। तो चलिए देर क्यों करते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो अब टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना लाजमी समझूंगा। अब अभी जो मार्केट की कंडीशन थी, जो कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्शन में आई, तो इसलिए स्टॉक की प्राइस अभी 211 पर है। तो ये 211 पर इसके स्टॉक की जो प्राइस है, अभी थोड़ी इकोनॉमिकल प्राइस ही मैं इसको कह सकता हूँ, कि ये अच्छी प्राइस पर ये स्टॉक अभी मिल रहा है। और अगर ये मज़ीद अगर थोड़ी सी करेक्शन या अगर मज़ीद थोड़ी सी डिप्स पर मिल जाए आपको, तो ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी करेक्शन मार्केट में अगेन आ गई, तो ये स्टॉक बेसिकली आपको फिर बाय करना चाहिए 170 175 की रेंज में। तो यहाँ पर अगर, क्योंकि ये 170 जो है इसकी रेजिस्टेंस जो है एक लेवल बन सकता है, तो ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है इसका। तो यहाँ से जो नीचे जाना बहुत समझ लें कि इम्पॉसिबल ही है। तो करेक्शन की बहुत हैवी, बहुत अच्छी सी सारी करेक्शन आएगी, देन ही कोई ऐसी जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो सकती है। अदरवाइज ऐसी हल्की फुल्की करेक्शन से कोई ऐसी अच्छी खासी जो सपोर्ट है वो ब्रेक होने वाली नहीं है।
तो अभी जो 211 पे जो इसकी प्राइस है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसको बाय कर सकते हैं 211। अब इससे थोड़ा-सा जो नीचे है वो भी मिल जाए 205, 6, 7 तक, तो वहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने इसको टोटल बाय बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर मज़ीद थोड़ी-सी इसको डिप्स लगते हैं तो यहाँ पर आप इसको मज़ीद डिप्स पर भी बाय कर सकते हैं। अब इसका ये बहुत अच्छा चांस है यहाँ पर भी इसको बाय करने का, चूँकि इसका हाई तकरीबन 242 तक गया है और जो सेम डे में जो ट्रेड है ये तकरीबन 248, 249 तक भी लगी हुई है। तो ये 52 वीक्स की रेंज का ही हाई है। तो यहाँ पर कंपनी को लेकर एज़ सच कोई इश्यू नहीं है फंडामेंटल्स में और ना ही टेक्निकल्स में। तो अब बात करते हैं स्टॉक के फ्यूचर प्रेडिक्शन की, कि फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है? तो जी हाँ, फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात इस तरह है कि इसकी प्राइस मतलब कहाँ तक जा सकती है, ये नीचे कहाँ तक आ सकती है, इसका क्या सीन है? चूँकि अभी मार्केट की कंडीशन काफ़ी अच्छी होने वाली है, अब जिस तरह की काफ़ी अच्छी थी भी, जो कि इतनी ज़्यादा रैली आई और रैली के बाद थोड़ी करेक्शन बनती तो थी। तो ये करेक्शन थोड़ी-सी बनी, अब यहाँ पर मार्केट की जो कंडीशन है वो भी नॉर्मल रही और यहाँ पर हर कंपनी का जो स्टॉक है वो थोड़ी-सी नॉर्मल प्राइस में आया और ये नॉर्मल प्राइस में आने का एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मेन चांस है कि यहाँ पर बाइंग की जाए। तो यहाँ पर बाइंग करके एक मतलब अबव रैली के लिए हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अबव की बात करें तो 242 को जो इनका लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल, ये जैसे ही ब्रेक होता है तो ये 270 टू 280 तक ईज़िली जा सकता है। और अगर हम थोड़ा-सा मीडियम या लॉन्ग तक चले जाएँ तो इसका 350 एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर जाएगा। तो चूँकि ये जस्ट एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर जस्ट की बात इस तरह है कि जिस तरह मार्केट की कंडीशन, अब पाकिस्तान की कंडीशंस भी तो मैटर करती है मार्केट में। अब सारी जो न्यूज़ेज़ हैं मार्केट को लेकर सब नॉर्मल थी, लेकिन अभी भी करेक्शन आई, सिर्फ़ इसलिए आई कि जो कंडीशंस थी पाकिस्तान की वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ेज़ थी उसने पाकिस्तान को काफ़ी हिट किया, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को, और जिससे जो उनकी रैली थी काफ़ी ज़्यादा रुक गई और मार्केट थोड़ी-सी करेक्शन में आ गई। तो ये थी हमारी फ्यूचर प्रेडिक्शन कि ये कहाँ तक जा सकता है। अगर डिप्स पर आपको मिले तो डिप्स पर आप बाय करके इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिटेबल बन सकती है। तो अब ये सोचकर तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि ₹10 वाला स्टॉक 242 तक आ गया तो ये ऑलमोस्ट 2400% का रिटर्न है तो आगे भी हमें ऐसा मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। तो जब एक दफ़ा रैली आ जाती है तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो एक नॉर्मल रेंज पर परफ़ॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो इसकी परफ़ॉर्मेंस है वो नॉर्मल ही चलेगी, इतना ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता और ना ही ऐसा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें।